हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा 5वीं यूनिट का सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है। उसमें से केवल हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम था हिमनद के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियाँ। यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे नदी के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियाँ। वैसे आपके 5वीं यूनिट में सबसे पहले यही लेसन है जिसका नाम है नदी के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियाँ, लेकिन मैंने हिमनद वाला आपको पहले ही उपलब्ध करवा दिया है क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, इसलिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं नदी के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नदी के कार्य। एक महोदय हुए जिनका नाम था सेलिसबरी। सेलिसबरी के अनुसार नदी का प्रमुख कार्य स्थल को सागर तक ले जाना है। अर्थात इस कथन का तात्पर्य यह है कि नदी जो होती है वो कटाव के माध्यम से अवसादों को बहाकर सागर तक ले जाती है, सागर में उनका जमाव करती है। ठीक है, तो सेलिसबरी ने यहाँ ये कथन सत्य ही कहा है कि नदी का प्रमुख कार्य स्थल को सागर तक ले जाना है। आगे देखते हैं, प्रवाही जल पृथ्वी तल पर अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेपण कार्य करता है, जिसे त्रिकाल कार्य या त्रिपथ कार्य कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नदी का अपर्दन कार्य। देखो, नदी जो होती है वो 3 तरह से कार्य करती है, यानी कि अपने जल के माध्यम से 3 तरह का व्यवहार सिद्ध करती है। जैसे कि पहला होता है अपर्दन, जिसके माध्यम से वह कटाव करती है। ठीक है, दूसरा होता है परिवहन, जिसके माध्यम से वह उन कटाव किए हुए या अपरदित किए हुए पदार्थों को बहाकर ले जाती है। और तीसरा कार्य होता है निक्षेपण, अर्थात जो बहाकर ले जाए गए पदार्थ हैं, अवसाद हैं, उनका किसी स्थान विशेष पर जमाव करती है। ठीक है, तो ये 3 कार्य होते हैं नदी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं नदी का अपर्दन कार्य, यानी कि इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, देखते हैं आगे। नदी अपने अपर्दन द्वारा जब अपनी तली को गहरा करती है तो उसे लंबवत कटाव या अपर्दन कहते हैं। ठीक है, नदी अपने अपर्दन द्वारा जब तली को गहरा करती है, यानी कि चौड़ी की बजाय अगर तली को गहरा करती है तो उसको लंबवत कटाव कहा जाता है, वर्टिकल इरोजन कहा जाता है। जब नदी अपर्दन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती है तो यह क्रिया तटीय या पार्श्विक अपर्दन या कटाव कहलाता है। ठीक है ना, जब नदी घाटी को गहरा ना करके उसको चौड़ा करती है तो उस क्रिया को तटीय अपर्दन या पार्श्विक अपर्दन या किनारों का अपर्दन कहते हैं। ठीक है, लेटरल इरोजन कहते हैं। ठीक है, नदी द्वारा अपर्दन अनेक विधियों से होता है, जिसमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्न है, जैसे कि अपघर्षण है, सन्निघर्षण है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अपघर्षण, एब्रेशन। नदी के जल के साथ प्रवाहित कंकड़, पत्थर तथा शैलखंड आदि अवसाद भार के रूप में बहते रहते हैं, जो अपर्दन यंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें छेदन यंत्र यानी कि ड्रिलिंग टूल्स भी कहते हैं। ये पदार्थ इनके संपर्क में आने वाली सेलों को घर्षित या तोड़ते रहते हैं। इस प्रकार की घर्षण एवं टूट फूट की क्रिया को अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। यानी कि जो नदी होती है, नदी अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आदि को बहा कर लेकर आती है। जब ये कंकड़ पत्थर किनारों से टकराते हैं या तली से टकराते हैं तो इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के कारण या इनके संपर्क में आने के कारण नदी के किनारे और नदी की तली भी अपरदित होती रहती है। इसी क्रिया को हम अपघर्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सन्निघर्षण, एट्रिशन। ठीक है, जब नदी के जल के साथ कंकड़, पत्थर एवं शैलखंड प्रवाहित होते हैं तभी ये नदी की तली एवं किनारों को घिसने के साथ साथ स्वयं भी परस्पर टक्कर खाकर टूटते फूटते रहते हैं, जिससे उनका महीन यानी कि वो कण बारीक होते रहते हैं।
इस प्रकार कंकड़ पत्थर तथा शैल खंडों के स्वयं ही परस्पर टकराकर घर्षण द्वारा टूटने फूटने की क्रिया सन्निघर्षण कहलाती है। यानी कि तात्पर्य यह है कि जब नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर बड़े बड़े टुकड़े बहाकर लेकर आती है, तो ये कंकड़ पत्थर तली और किनारों से टकराने के साथ साथ स्वयं भी एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि तली और किनारे तो अपरदित होंगे ही सही, साथ ही साथ ये बड़े बड़े शिलाखंड आपस में टकराने से ये भी छोटे छोटे होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सन्निकर्षण हो गया हमारा। नेक्स्ट है घोलीकरण या संक्षारण। घोलीकरण या संक्षारण यानी कि सॉल्यूशन। नदी के जल के संपर्क में आने वाली शैलों के घुलनशील पदार्थ जल के साथ घुलकर मिल जाते हैं। विभिन्न लवण, क्षार तथा गैस युक्त जल में उच्च घुलन शक्ति होती है। कार्बोनेशन की क्रिया द्वारा सेलों के घुलनशील तत्व शीघ्रता से अलग या पृथक होकर नदी के जल के साथ बहने लगते हैं। यानी कि घोलीकरण का सामान्य सा अर्थ यह है कि नदी के जल के संपर्क में आने से कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिनमें लवण की मात्रा होती है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है या चूने की मात्रा होती है, वो उस नदी के जल के साथ घुलकर बहने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, चट्टान के अंदर जो पदार्थ था, जो रासायनिक पदार्थ था, वो जल के साथ हो लेता है, घुलकर उसके साथ हो लेता है। तो इसी क्रिया को घोलीकरण या संक्षारण या सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल गति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। इस क्रिया में केवल जलीय शक्ति ही मुख्य भूमिका रहती है। जल तीव्र वेग के साथ प्रवाह मार्ग में आने वाली सेलों को ढीली एवं कमजोर करके अपने साथ बहाकर ले जाता है। इस क्रिया में नदी का जल किनारों एवं तली पर स्थित ढीले बिखरे पदार्थों को बहाकर ले जाता है। यानी कि जल गति क्रिया के माध्यम से जो नदी होती है, उसकी जो जलीय शक्ति होती है वो मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाती है और अपने वेग के माध्यम से रास्ते में आने वाले पदार्थों को, ढीले पदार्थों को, कमजोर सेलों को बहाकर ले जाती है। ठीक है, तो ये नदी के अपरदनात्मक कार्य थे। अब देखते हैं हम नदी के परिवहन कार्य। नदी के अपरदनात्मक कार्यों में हमने मुख्य रूप से अपघर्षण देखा, सन्निघर्षण देखा, उसके अलावा संक्षारण या घोलीकरण देखा और जल गति क्रिया देखी। अब देखते हैं नदी का परिवहन कार्य, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ रिवर। नदियों द्वारा अपरदन से प्राप्त सेल, चूर्ण या मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। यानी कि जो नदियाँ होती है, तो नदियाँ अपरदन से जो सेल, चूर्ण या मलबा प्राप्त करती है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित जो करती है या परिवहित करती है, उसी को ही हम परिवहन कहते हैं, ले जाने को ही परिवहन कहते हैं। नदी द्वारा वाहित मलबे को जलोढ़क कहते हैं। ध्यान रखना, नदी द्वारा वाहित यानी कि नदी द्वारा जो बहाया गया मलबा है, ठीक है, ले जाया गया मलबा है, कीचड़ है, उसको जलोढ़क यानी कि एलुवियम कहते हैं। नदियों द्वारा अवसादों का परिवहन निम्न रूपों में होता है। तो देखते हैं, पहला कर्षण द्वारा या लुढ़क कर, बाय ट्रैक्शन। नदी के जल के साथ जब बड़े बड़े शैलों के टुकड़े लुढ़क कर चलते हैं तो इस क्रिया को कर्षण कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। नदी के जल के साथ जब बड़े बड़े शैलों के टुकड़े लुढ़क कर चलते हैं तो इस क्रिया को कर्षण कहते हैं। दूसरा है उत्परिवर्तन द्वारा या उछलकर, बाय साल्टेशन। उत्परिवर्तन क्रिया में शैलों के टुकड़े जल के प्रवाह के साथ नदी तल पर उछल उछल कर आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरा है घुलकर, बाय सॉल्यूशन। ये हमने अपरदन में भी देखा। नदी के किनारों तथा तली में स्थित शैलों के घुलनशील पदार्थ जल के साथ घुलकर मिश्रित होकर बहते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तीसरा है, चौथा है लटक कर, बाय सस्पेंशन। नदी के प्रवाह मार्ग में शैल कण अपरदित होकर नदी जल में गिरते हैं तो जल की प्लवनशीलता के कारण उन शैल कणों का भार कम हो जाता है तथा ये कण प्रवाहित जल में लटके रहते हैं। कण इसी माध्यम से दूर तक बहा दिए जाते हैं। यानी कि जो शैल कण होते हैं उनमें जल की प्लवनशीलता के कारण वे डूब नहीं पाते और उनका जो शैल कण होते हैं उनका भार कम हो जाता है और वो उस प्रवाहित जल के साथ बहते रहते हैं। ठीक है, ये क्रिया आप खुद करके देख सकते हो। यानी कि आप
किसी नदी में पत्थर, बड़ा भारी भरकम पत्थर डालकर देखना, उसको आप आसानी से उठा लोगे। नदी के अंदर तो आसानी से उठा लोगे, लेकिन नदी के बाहर उस पत्थर का भार स्वतः ही बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी के अंदर उसमें प्लवनशीलता का बल काम कर रहा है, जबकि नदी के बाहर उस पत्थर के ऊपर प्लवनशीलता का बल कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, उस कंडीशन में उसका भार बढ़ जाता है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या? तीसरा ही है नदी का निक्षेपण कार्य। हमने दो कार्य देख लिए, अपरदनात्मक कार्य, परिवहन कार्य, और तीसरा है निक्षेपण कार्य। डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। नदी द्वारा अपने प्रवाहित मार्ग से अपरदित जलोढ़क या अवसाद को किसी स्थान पर जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। यानी कि नदी अपने प्रवाहित मार्ग में अगर किसी अपरदित अवसाद को या जलोढ़क को किसी विशेष स्थान पर जमा करती है तो उस क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। नदी के ढाल में कमी, नदी मार्ग में अवरोध तथा जल के आयतन में कमी के कारण नदी वेग में कमी आ जाने से निक्षेपण या जमाव संभव हो पाता है। नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ देखते हैं अब। इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय रिवर। ठीक है, हमने नदी के कार्य देख लिए। नदी के 3 कार्य होते हैं, एक तो अपरदन कार्य, एक परिवहन कार्य और एक निक्षेपण कार्य। अब यहाँ पर हम मुख्य रूप से 2 तरह की स्थलाकृतियाँ देखेंगे, जिसमें से हम पहले देख रहे हैं नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, और बाद में देखेंगे हम नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो देखते हैं नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय रिवर। सबसे पहले हमारी जो स्थलाकृति है वो है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली। ठीक है, देखो, नदी जब अपने उद्गम स्थल से आगे प्रवाहित होती है तो ढाल एवं गति की अधिकता होने के कारण नदी तली का कटाव करके घाटी को गहरा करती है। घाटी का गहराई तक अपरदन यानी कि लंबवत अपरदन से उसका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा हो जाता है, जिस कारण इसे वी आकार की घाटी कहा जाता है। यानी कि घाटी की जो गहराई है वो वी अक्षर जैसी हमें दिखाई देती है, इसीलिए इस प्रकार की घाटी को हम वी आकार की घाटी कह देते हैं। वी आकार की जो घाटी होती है उसके किनारों का ढाल तीव्र या उत्तल होता है। ठीक है, दूसरी स्थलाकृति है हमारी गॉर्ज या महाखड्ड। ध्यान रखना, एक तो वी आकार की घाटी, एक गॉर्ज या महाखड्ड और एक कैनियन। ये तीनों ही स्थलाकृतियाँ एक दूसरे से मेल खाती है। यानी कि वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप गॉर्ज होगा और गॉर्ज का विस्तृत रूप ही कैनियन होगा। ठीक है, तो यहाँ तीनों को सिमिलर तरीके से देखना आप। तो देखते हैं गॉर्ज या महाखड्ड। गॉर्ज का विकास वी आकार की घाटी से ही होता है। गॉर्ज अत्यधिक संकरी तथा गहरी घाटी होती है। इसके किनारे दीवार के समान सीधे खड़े होते हैं। जब वी आकार की घाटी अधिक संकरी एवं गहरी हो जाती है तो उसे गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, जब वी आकार की घाटी अधिक संकरी एवं गहरी हो जाती है तो उसे गॉर्ज कहा जाता है, महाखड्ड कहा जाता है। हिमालय में सिंधु नदी इसका उत्तम उदाहरण है, जिसका गॉर्ज लगभग 5000 मीटर से भी अधिक गहरा है। ठीक है, वैसे ये 5500 मीटर से भी अधिक गहरा है, लेकिन मैंने यहाँ पर 5000 मीटर से अधिक गहरा लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको ध्यान रखिए। यूएसए की अरकनसास नदी का रॉयल गॉर्ज, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों पर बने गॉर्ज इस प्रकार के गॉर्जों के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, यह हो गया गॉर्ज। नेक्स्ट है हमारा कैनियन या गंभीर खड्ड। कैनियन। कैनियन शब्द स्पेनिश शब्द कैनन से बना है, जिसका अर्थ है गंभीर खड्ड। गॉर्ज के विस्तृत रूप में विकसित होने से कैनियन का निर्माण होता है। यह गॉर्ज की तुलना में अधिक संकरा होता है तथा घाटी की गहराई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। दीवारें खड़े ढाल वाली होती है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत की कोलोरेडो नदी पर स्थित ग्रांड कैनियन है, जिसकी गहराई 2083.3 मीटर एवं लंबाई 482.8 किलोमीटर है।
ठीक है, तो ध्यान रखना विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, गंभीर खड्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है शिप्रिकाएं एवं कास्केड। यहाँ पर जो कास्केड है, कास्केड का मतलब झरने से लिया गया है, झरना जिसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। शिप्रिकाएं एवं कास्केड ये दोनों ही स्थलाकृतियाँ झरने से संबंधित है, रैपिड्स एंड कास्केड। जब नदी की तली पर कठोर सेलों से अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो जल की गति अधिक तीव्र हो जाती है, इसे शिप्रिका कहते हैं, रैपिड्स कहते हैं। शिप्रिका एक प्रकार का छोटा जलप्रपात होता है। झरने एवं शिप्रिका में सूक्ष्म अंतर होता है। प्रपात में खड़े ढाल से जल गिरता है, जबकि शिप्रिका में केवल तीव्र गति से प्रवाहित होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी शिप्रिकाएं एवं कास्केड। पांचवा है हमारा अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद। अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद, इंटरलॉकिंग स्पर्स। देखते हैं क्या है। जब युवावस्था में नदी वी आकार की घाटी में विसर्पी का मतलब सर्पिलाकार मार्ग में प्रवाहित होती है तथा उस घाटी के दोनों किनारों के कुछ भाग दोनों ओर से स्थापित होते हैं कि इनके कारण ऊपर से नदी दिखाई नहीं देती है, तब ऐसी अवस्था में ये उभरे भाग घुते हुए प्रतीत होते हैं, जिन्हें अंतर्ग्रंथित पर्वत स्कंद कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे जल प्रपात एवं कैटेरैक्ट, वाटरफॉल एंड कैटेरैक्ट्स। जब किसी नदी के मार्ग में विभिन्न संरचना वाली सेलों के कारण खड़ा ढाल या क्लिप बन जाता है तो नदी का जल ऊपरी भाग से तीव्र वेग से नीचे गिरता है, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इसका निर्माण नदी के मार्ग में कठोर एवं कोमल सेलों के ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में मिलने पर होता है। नदी मुलायम सेलों को काट देती है तथा ढाल ऊर्ध्वाधर रूप में विकसित हो जाता है तथा जलप्रपात बन जाता है। जलप्रपातों के एक क्रम को कैटेरैक्ट कहते हैं। जलप्रपातों के एक क्रम को कैटेरैक्ट कहते हैं। विश्व के विशाल जलप्रपातों में कांगो का बायोमा स्टैनले प्रपात प्रमुख है, जिसका जलीय प्रवाह 17,000 घन मीटर प्रति सेकंड विश्व में सर्वाधिक है। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात, जिसकी चौड़ाई 10.8 किलोमीटर है, लाओस का खोने जलप्रपात है। ऊंचाई के अनुसार वेनेजुएला की केराओ नदी पर स्थित एंजेल प्रपात सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 55 मीटर है। प्रपातों का एक क्रमबद्ध रूप रेखीय प्रतिरूप में अवस्थित होना प्रपात रेखा कहलाती है। यहाँ पर ये मुख्य जो जलप्रपात हैं इनके नाम ध्यान रखिए, कंपटीशन में काम आएंगे आपके। नेक्स्ट है हमारी जल ग्रतिकाएँ, पॉट होल्स। जब नदी में जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थर जल भंवर के दौरान तेजी से घूमते हुए चलते हैं तो नदी तल में छोटे छोटे गोलाकार गर्तों का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब नदी में भंवर पड़ते हैं तो उस कंडीशन में उसके साथ कंकड़ पत्थर भी तेज़ी से घूमते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो तली होती है नदी की उसमें गर्त यानी कि गड्ढों का निर्माण कर देते हैं। इस क्रिया में नदी जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थर एक छेदन यंत्र का कार्य करते हैं, यानी कि एक ड्रिलिंग मशीन का कार्य करते हैं, जिससे नदी की तली में गर्त का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है 8वां अवनमन या प्रपात कुंड, प्लंग पुल्स। जलप्रपात के अंदर जहां पर जल ऊंचाई से गिरता है वहां जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थरों के कारण एक गड्ढा बन जाता है, जिसे अवनमन या प्रपात कुंड कहते हैं। ठीक है,
जलप्रपात के अंदर जहाँ पर जल ऊंचाई से गिरता है वहाँ जल के साथ प्रवाहित कंकड़ पत्थरों के कारण एक गड्ढा बन जाता है, जिसे अवनमन या प्रपात कुंड कहते हैं। नदी वेदिकाएं, रिवर ट्रेसेस, यह नदी घाटी में विकसित विशेष स्थलाकृति है। जब नदी प्रौढ़ावस्था प्राप्त कर लेती है अथवा मैदानी भागों में बहती है, तब नदी घाटी पुनर्नवीकरण की दशा प्राप्त कर ले तो सारा भाग ही ऊपर उठ जाता है। ऐसी दशा में नदी अपने बाढ़ निर्मित मैदान अथवा समतल भाग को तेजी से पुनः गहरा करने लगती है। इससे मैदान में सीढ़ीनुमा कटाव हो जाता है। इसे ही नदी वेदिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक सोपान, स्ट्रक्चरल बेंचेज। संरचनात्मक सोपान विशेषक अपरदन द्वारा निर्मित होते हैं। जब नदी के मार्ग में किनारों पर कठोर एवं मुलायम सेलों की परत क्षैतिज रूप में स्थित होती है। कठोर सेलों की परत उभरी हुई अवस्था में रहती है, यानी कि मुलायम सेलों की परतें शीघ्रता से अपरदित हो जाती है, जिनसे नदी घाटी के दोनों किनारों पर सोपानाकार सीढ़ियाँ बन जाती है, जिन्हें संरचनात्मक सोपान या पीठिकाएँ कहते हैं। नेक्स्ट है नदी विसर्प, रिवर मियांडर्स। नदी विसर्प को अंग्रेजी भाषा में मियांडर्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति तुर्की में प्रवाहित होने वाली मियांडर नदी के नाम से हुई है। इस नदी के मार्ग में अनेक विसर्पों का निर्माण होता है। नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में जब मैदानी भाग में प्रवाहित होती है तो क्षैतिज अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करने लगती है। प्रवाह मार्ग के विषम होने के कारण नदी में अनेक मोड़ बन जाते हैं, जिन्हें विसर्प कहते हैं। नेक्स्ट है संप्राय मैदान, पेनी प्लेन। हमने जब डेविस का अपरदन चक्र पढ़ा तो हमने वहाँ पर भी संप्राय मैदान पढ़ा था, यानी कि डेविस के अपरदन चक्र की जो अंतिम अवस्था है जिसमें एक उत्थित भूखंड समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम संप्राय मैदान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। संप्राय मैदान का निर्माण नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन एवं निक्षेप द्वारा होता है। क्षैतिज अपरदन एवं निक्षेप द्वारा होता है। अपरदन के पश्चात अनेक प्रतिरोधी सेलें अवशेष रूप में खड़ी रह जाती है, जिन्हें मोनेडनॉक कहते हैं। पेनी प्लेन तथा मोनेडनॉक का नामकरण डेविस ने किया। यूएसए के न्यू हैम्पशायर राज्य में मोनेडनॉक नाम का पर्वत भी है। मोनेडनॉक के समान ही कुछ टीले होते हैं, जिनका ढाल अपघर्षण द्वारा नदी के उद्गम की ओर तीव्र तथा मुहाने की ओर साधारण होता है, जिसे क्वेस्टा कहते हैं। यह फ्रांस के पेरिस बेसिन में पाई जाती है, क्वेस्टा। ठीक है, ये हो गए हमारे नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप या नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। अब हम देखते हैं नदी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक या निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, यानी कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय रिवर। ठीक है, ये भी मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें जलोढ़ शंकु, एलुवेल कॉन। जलोढ़ शंकु, जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो ढाल एवं वेग में अचानक कमी आ जाने से उसकी वहन क्षमता भी कम हो जाती है। फलस्वरूप नदी पर्वतपदीय क्षेत्रों में सेल मलबे को शंकु के आकार में जमा कर देती है। इस जमाव में बड़े शिलाखंड सबसे नीचे तली में, फिर उनके ऊपर बजरी तथा सबसे ऊपर सतह पर महीन रेत का जमाव होता है। जलोढ़ शंकु नदी की युवावस्था के अंत तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ का सूचक है। ठीक है, जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी की युवावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था की प्रारंभिक स्टेज में होता है। नेक्स्ट है हमारे जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख, एलुवेल फेंस। एक होता है जलोढ़ पंख जिसमें क आता है, ख नहीं आता। यहाँ पर जलोढ़ पंख है। ठीक है, एलुवेल फेंस है। एक होता है हमारा पंख, पंख का मतलब होता है कीचड़, मड, लेकिन यहाँ पंख है, यानी कि फेंस के आकार की स्थलाकृति।
जब सदावाहिनी एवं बड़ी नदियां पहाड़ी भागों से नीचे उतरती है, तब पर्वतपदीय भाग में नदी के अधिकांश कंकड़ पत्थर व मोटे कण फंकाकार में एकत्रित हो जाते हैं। इसमें घाटी के भीतरी भाग की ओर मोटे टुकड़ों के जमाव होते हैं, जबकि बजरी, बालू एवं मिट्टी के जमाव बाहर की ओर पंखे की तरह बड़े त्रिकोण के आकार में फैल जाते हैं। इसे ही जलोढ़ फंक कहते हैं। इसका विस्तार सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में हो सकता है। कभी कभी जलोढ़ फंक कई मील लंबा हो जाता है तथा अन्य पड़ोसी नदियों द्वारा बनाए गए पंखों के साथ मिलकर एक बड़े मैदान का निर्माण करता है, जिसे पिडमांट या गिरिपदीय मैदान कहते हैं। नेक्स्ट इस्तेलाह करती है हमारी प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लीव्स। देखते हैं। नदी अपनी प्रौढ़ावस्था के अंत में दोनों किनारों या तटों पर जलोढ़ अर्थात अवसाद को जमा करती है, जिससे लंबे लंबे बांधों का निर्माण हो जाता है। प्राकृतिक रूप से बने बांधों को तटबंध यानी कि लीव्स भी कहते हैं। ये तटबंध नदी तल से ऊंचे होते हैं, जो समीपवर्ती क्षेत्र की बाढ़ से रक्षा करते हैं। तटबंधों के टूटने पर भयंकर बाढ़ आती है। यानी कि जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं वो आप नदी के किनारों से ले सकते हो, यानी कि उससे संबंधित मान सकते हो, क्योंकि नदी के दोनों ही किनारे अगर टूट जाते हैं तो भयंकर बाढ़ें आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो नदी प्रतिवर्ष जो जो अवसाद लेकर आती है उसको अपने दोनों ओर के किनारों पर जमा करती रहती है। जब ये किनारे ऊंचे हो जाते हैं तो इन्हें हम प्राकृतिक तटबंध कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन्स। प्रौढ़ावस्था में नदी अपने तटों के ऊपर अवसादों का फैलाव करती है। इसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। इस अवस्था में अवसाद भार में वृद्धि तथा प्रवाह वेग में कमी के कारण नदी का निक्षेप कार्य बढ़ जाता है। बाढ़ के दौरान जमा की गई मिट्टी काफ़ी उर्वर होती है, यानी कि जलोढ़ मृदा का जमाव होता है और जलोढ़ मृदा काफ़ी उर्वर होती है। यानी कि अगर बाढ़ नवीन बाढ़ आ रही है, यानी कि बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ आने से तो नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा, यानी कि खादर का निर्माण होगा, और खादर मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गोखुर झील, ऑक्सबो लेक। गोखुर झील अर्धचंद्राकार क्रिसेंट रूप में बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। इसका निर्माण नदी के विसर्पों को काटकर सीधे प्रवाहित होने पर एक तरफ छोड़े गए विसर्प में जल भरने से होता है। एस्चुरी या मुहाना, ऐसे तटीय भाग जहां तट के पीछे के प्रदेश में पठार या पठारी कगार तेजी से ऊपर उठ गए हैं, वहां पर नदी के मुहाने के निकट जलधारा की गति पर्याप्त तेज रहती है। अतः मुहाने के अवसाद मुख्य घाटी की धारा के साथ साथ कुछ दूर तक सागर की ओर फैल जाते हैं। ऐसे में यदि अपतटीय चबूतरा यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम चौड़ा हो तो अवसाद निरंतर सागर में ही जमा होते रहते हैं। इसी भांति यदि मुहाने के आसपास का भाग एवं अपतटीय सागर ढालू हो तो नदी अपने अवसाद तट के चारों ओर नहीं फैला सकती। इन सभी दशाओं में नदी एक ही धारा के रूप में सीधे सागर में गिरती है। अतः नदियाँ त्रिकोणाकार डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। ऐसे नदी मुख को एस्चुरी या मुहाना कहते हैं, यानी कि जिस कंडीशन में नदी सागर में सीधे ही जाकर प्रवेश कर जाती है, सीधे ही अपने अवसादों को ले जाकर सागर में गिरा देती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती, उस कंडीशन को हम एस्चुरी या मुहाना या इस्तेलाह करते को एस्चुरी या मुहाना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा का नाम आपने सुना होगा, मैथ्स में भी सुना होगा, यहाँ भूगोल में भी डेल्टा होता है, इस्तेलाह करती होती है। डेल्टा अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में नदी का वेग मंद पड़ जाता है, जिस कारण नदी अपने साथ बहाकर लाए गए जलोढ़ या अवसाद को सागर या झील में मिलाते समय अपने मुहाने पर त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा शब्द का नामकरण लैटिन भाषा के डेल्टा अक्षर के नाम पर किया गया है। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने पर निर्मित निक्षेपात्मक स्वरूप के लिए किया। ध्यान रखना, डेल्टा शब्द का पहली बार प्रयोग हेरोडोटस ने किया, जो कि एक यूनानी विद्वान थे। तो कुछ डेल्टाओं के यहाँ प्रकार दिए हुए हैं। चापागार डेल्टा, ये निरंतर विकासशील डेल्टा है। चापागार डेल्टा का निर्माण कई सारी नदियाँ ही करती है, जिनमें नील, गंगा, सिंधु, मेकांग, हांगो, नाइजर, राइन, पो, इरावदी, ओल्गा, डेन्यूब, रॉन, लीना आदि मुख्य है। एक डेल्टा होता है पंजाकार डेल्टा। इसका निर्माण मिसिसिपी नदी का डेल्टा जो है वो इस तरह का डेल्टा है, यानी कि मिसिसिपी नदी जो है वो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। एक है ज्वार नदमुख डेल्टा, ठीक है। इसका निर्माण नर्मदा, ताप्ती, ओब, हडसन, टेम्स, ओडर, एल्ब, सेन, विस्सुला आदि नदियाँ करती है, ठीक है। तो ये कुछ डेल्टाओं के प्रकार थे। और इसी के साथ आपका ये जो लेसन है, नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ और नदी के अपरदन कार्य, नदी के जो कार्य हैं वो वाला लेसन समाप्त होता है यहीं पर। यहाँ पर एक स्पेशल जो थ्योरी है वो बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा सिद्धांत है गिलबर्ट का, जिसको हम छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ठीक है। तो देख लेना और भी लिख भी लेना। जीके गिलबर्ट महोदय ने नदी के वेग तथा उसकी परिवहन शक्ति के मध्य गहरा संबंध बताते हुए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में गिलबर्ट महोदय ने बताया कि नदी की परिवहन शक्ति नदी के वेग की छठी शक्ति के अनुपात में होती है। अर्थात यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति 64 गुनी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि यह जो सिद्धांत है स्पेशल सिद्धांत है। नदी के वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो नदी की जो परिवहन शक्ति है वो 64 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर इनके चित्र कहाँ से बनाएं, तो टेंशन मत लेना, मैं चित्र भी उपलब्ध करवा दूंगा साथ ही के साथ इसी वीडियो में, ठीक है। तो जिस भी स्थलाकृति का चित्र हो वो उसी के साथ लगाएं। हालांकि हर स्थलाकृति का चित्र हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, इसलिए कुछ ही विशेष स्थलाकृतियाँ ऐसी होती है जिनके चित्र उपलब्ध हैं, तो आप वही बना लें फ़िलहाल, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।